हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंसेप्ट फॉर यू। आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 7 ऑफ यूनिट 9 दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो मेनली इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स इंक्लूडेड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ओके, एसेंशियल एलिमेंट्स रिगार्डिंग दिस एक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अनपेड सेलर एंड इट्स राइट। ओके, सो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, सो लास्ट तक जरूर देखना। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने फर्स्ट 4 यूनिट्स नहीं करी हैं तो वो भी कर लीजिएगा, वो मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक्ट कब आया था। देखो, कभी भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं या कोई एक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ओके, दो चीज़ें हमेशा याद रखना कि वो एक्ट कब इनेक्ट किया गया था, ओके, कब वो फोर्स में आया था। इन दोनों डेट्स को हमेशा याद रखना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। दिस एक्ट मे कॉल्ड द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। तो सीधी सीधी बात है कि 1930 में आया था, तो इस करके इस एक्ट को सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 भी कहा जाता है। ओके, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये पूरे देश में लागू है, भारत देश में पूरे देश में लागू है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930। तो कब ये फोर्स में आया था? फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930। तो डेट याद रखना। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, ठीक है। देखो, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक सेलर जो है वो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को टुवर्ड्स द बायर। ओके, अब सर आप कहोगे सर ये ट्रांसफर तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में भी था, प्लेज में भी था, लेकिन यहां पे एक चीज है फॉर ए प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे ये है कि प्राइस के लिए, ओके, यहां पे कंसिडरेशन है, ठीक है। अगर ये प्राइस नहीं पे करेगा तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ही नहीं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैं बाजार गया, ओके, मैंने कुछ शॉपिंग करी, मैंने कुछ सामान परचेज किया, ठीक है, सामान परचेज किया, वो उसने कहा कि ये 100 रुपए का है, ओके, मैंने अब उसको 100 रुपए पे कर दिए, 100 रुपीज पे कर दिए साथ के साथ। तो इसका मतलब कि ओनरशिप मेरे पास ट्रांसफर हो गया। अब उन गुड्स का मालिक कौन बन गया? मैं बन गया हूं। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है क्रिएट हो चुका है। ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुका है। कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ओके, कि जब आप कंसिडरेशन पे कर दोगे तो उसी टाइम साथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। ओके, वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो जो प्रॉपर्टी है, जो गुड्स है, वो ट्रांसफर किए जाएंगे सेलर से टुवर्ड्स द बायर। द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कि अगर मान लो कि मैंने कुछ गुड्स परचेज किए, साथ के साथ प्राइस पे कर दिया, इसका मतलब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ओके, बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक्स एट फ्यूचर टाइम। अगर मान लो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट करा इस गुड्स के रिगार्डिंग कि जो अभी अवेलेबल नहीं थे लेकिन फ्यूचर में अवेलेबल होने, उन गुड्स के रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल। तो ये जो है डिफरेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में। ओके, सपोज करो कि मान लो मुझे कुछ ऐसे गुड्स चाहिए थे, मान लो मैं घर से सोच के गया कि मुझे एक पर्टिकुलर शॉप से ये गुड्स परचेज करने हैं, ठीक है। मैं बाजार गया, उस शॉप पे पहुंचा और मुझे पता लगा कि अभी फिलहाल वो गुड्स अवेलेबल नहीं है। तो जो सेलर था, जो शॉपकीपर था, उसने मुझे कहा कि भाई ऐसा कर, तू एडवांस पे कर जा, ठीक है, जैसे गुड्स आएंगे मैं तेरे पास डिलीवर करवा दूंगा। ओके, अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं था, ये एग्रीमेंट टू सेल था। क्यों? क्योंकि मैंने प्राइस तो पे कर दिया लेकिन मेरे को गुड्स तो रिसीव नहीं हुए, तो मैं इसका मतलब अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। जब तक ओनरशिप आपके पास ट्रांसफर नहीं होगी तब तक आप उस गुड्स के मालिक नहीं बनोगे। इसका मतलब तब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अभी तक क्रिएट नहीं होगा। ओके, तो ये सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल है। तो फ्यूचर गुड्स के रिगार्डिंग जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्रीमेंट टू सेल होता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, अब बात, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम ए सेल वेयर द टाइम एलेप्स और द कंडीशन आर फुलफिल्ड। तो जिस कंडीशन के रिगार्डिंग हमने एग्रीमेंट किया था वो फुलफिल हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्रिएट हो जाता है। ओके, अब गुड्स अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से गुड्स होते हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। तो गुड्स जो है कुछ भी हो सकता है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। तो सिर्फ यहाँ पे गुड्स को हम मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीट करके चल रहे हैं। अब
कोई लैंड नहीं इंक्लूड कर सकते, कोई बिल्डिंग नहीं इंक्लूड कर सकते। तो मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसको हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। ओके, जैसे कि इसके ऊपर कई क्वेश्चन आ चुके हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, दैट्स वाई मैंने इसको इंक्लूड करा है। ओके, कई 2 या 3 क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं अभी तक। सो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, तो ग्रासेस, तो इवन यहाँ पे कंफ्यूज रहता है कि ग्रासेस भी इसका पार्ट है सेल ऑफ गुड्स अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। यस, सो इस चीज को आपको याद रखना है। द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स, तो एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से होते हैं, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एग्जिस्ट हैं, अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, ओन्ड और प्रोसेस बाय द सेलर, और फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स कौन से, जो कि आने वाले टाइम में अवेलेबल होंगे। ओके, उनके रिगार्डिंग भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चर होंगे, प्रोड्यूस किए जाएंगे, तो उनके रिगार्डिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। ओके, उनको कहेंगे फ्यूचर गुड्स, जो फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, अब बात आती है कि सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इसको वैलिड बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ओके, सबसे पहली बात तो 2 पार्टीज। अभी तो सिंपल सी बात है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो 2 पार्टीज का होना जरूरी है, एक बायर और एक सेलर। अब जब ये 2 पार्टीज नहीं होंगे तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं, कभी भी नहीं होगा। गुड्स, तो देयर मस्ट बी गुड्स, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जरूरी तो है कि गुड्स तो होने चाहिए, वरना किस बेस पे कॉन्ट्रैक्ट करोगे, बातों बातों का थोड़ा ना कॉन्ट्रैक्ट होता है कि गुड्स के बेस पे ही तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो देयर मस्ट बी सम गुड्स द प्रॉपर्टी इन विच इज टू बी ट्रांसफर्ड, जिसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी फ्रॉम द सेलर टू द बायर। ओके, price is an essential ingredient for all transaction of sale, and in the absence of price the consideration the transfer is not regarded as sale। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है कि कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कहेंगे, वो या तो प्लेज बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बन जाएगा, या बेलमेंट का क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए। ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, तो देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर मतलब कि ओनरशिप का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ओके, आई होप कि आपको इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्रिएट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। सो अब बात करते हैं अनपेड सेलर। अब नाम से ही सजेस्ट हो रहा होगा अनपेड सेलर कौन होगा। सो अनपेड सेलर वो सेलर होता है जिसको गुड्स तो जिसने ट्रांसफर कर दिए, या तो हाफ या फुल, ओके, या तो पार्शियल या तो पूरे के पूरे गुड्स ट्रांसफर कर दिए, लेकिन उसको अभी पेमेंट पूरी रिसीव नहीं हुई, तो बेचारा सेलर परेशान हो जाएगा। उसने कहा कि भाई मेरा भी कुछ करो, मेरे को भी कुछ राइट्स प्रोवाइड करो, बिल्कुल करने चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग में कुछ राइट्स है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम अनपेड सेलर के बारे में पढ़ लेते हैं। द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड, कि जिसको सारे की सारा प्राइस जो है, गुड्स तो उसने डिलीवर कर दिया लेकिन उसका प्राइस पेड नहीं हुआ। ठीक है, गुड्स 100 रुपए के थे, उसको अभी 50 रुपए मिले हैं, तो वो अनपेड सेलर है अभी, जब तक उसको 50 रुपए और नहीं मिल जाते। When a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment, जब क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मान लो कि बायर ने क्या है पेमेंट करी है रिगार्डिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि उसने चेक के थ्रू पेमेंट करी। अब सेलर खुश हो गया कि भाई चलो पेमेंट तो हो गई है, अब वो बैंक में गया चेक लेके, लेकिन जैसे ही उसने बैंक में चेक लगाया तो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब चेक कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब वो परेशान हो गया। तो अब वो क्या बन गया, अब वो अनपेड सेलर मिल गया। क्यों? क्योंकि अभी तक उसको पेमेंट हुई नहीं है। ओके, so when a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the condition on which it has been received has not been fulfilled, कि जो condition अभी fulfilled नहीं हुई है और by reason of the dishonor of the instrument, तो अभी उसको हम क्या कहेंगे, अनपेड सेलर कहेंगे, जब तक कंडीशन सारी फुलफिल नहीं हो जाती। ओके, अब बात करते हैं अनपेड सेलर के कुछ राइट भी होते हैं। ओके, अब वो क्या क्या राइट होंगे, कि सबसे पहला राइट होगा ए लियन ऑन द गुड्स फॉर द पीरियड while he is in possession of them, कि भाई तेरे पास राइट है, अनपेड सेलर के पास राइट है कि जब तेरे को पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो अगर मान ले तूने फुल गुड्स के आगे फुल के सारे गुड्स अभी डिलीवर नहीं हुए, तो उसको राइट है कि वो पार्शियल गुड्स पर पोजेशन क्रिएट कर सकता है, उनको तब तक अपने पास स्टोर करके रख सकता है जब तक उसके रिगार्डिंग पेमेंट उसको नहीं मिल जाती। ओके, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर ए राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांसिट, अगर भाई तेरे को पेमेंट नहीं मिली, अगर अनपेड सेलर को पेमेंट नहीं मिली, तो उसके पास राइट है कि वो ट्रांजिट मतलब कि रास्ते में ही गुड्स को स्टॉप करवा सकता है, उसको बायर तक डिलीवरी ही नहीं होने देगा। ओके, जब तक तब तक उसको पेमेंट नहीं मिल जाती। ए राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय दिस एक्ट, कि भाई अगर मान लो कि पेमेंट काफ़ी टाइम हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, पेमेंट नहीं मिल रही, तो अनपेड सेलर के पास राइट है कि वो उसको दूसरे कस्टमर को सेल कर सकता है। ओके, तो ये उसके राइट्स थे, 3 मेन राइट्स। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक जरूर किया करना, आपका एक लाइक कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करेगा आने वाले टाइम में अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए।
एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। हिट लाइक इफ यू enjoy the video, follow me on Unacademy if you are preparing for UGC नेट कॉमर्स। अगर नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं ऑलरेडी 4 यूनिट्स डाल चुका हूँ। ओके, सो अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।